नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दो बहुत ही अलग दुनियाओं को टकराने वाले हैं। हाँ, एक तरफ है चाणक्य की हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता जो कहती है कि ताकत का रास्ता धर्म और ज्ञान से होकर जाता है। और दूसरी तरफ है आज की एक ऐसी किताब जो कहती है कि अगर आपको पावर चाहिए तो नैतिकता को भूल जाना ही बेहतर है। और आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो भी उतने ही दिलचस्प हैं। बिल्कुल। हम राधाकृष्णन पिल्लाई की किताब चाणक्य नीति के कुछ हिस्सों को देखेंगे और उसकी तुलना करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर और कह सकते हैं कि विवादास्पद किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से। और साथ में एक यूट्यूब वीडियो भी है जो पावर के एक नियम को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाता है। और एक रेडिट थ्रेड भी जहां लोग इस किताब को बुराई का ग्रंथ तक कह रहे हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद साफ है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दोनों नजरिए वाकई इतने अलग हैं? और क्या चाणक्य की बातें आज भी उतनी ही काम की हैं? और क्या रॉबर्ट ग्रीन की किताब सिर्फ जोड़ तोड़ सिखाती है या फिर दुनिया की कोई कड़वी सच्चाई भी बताती है जिसे हम देखना नहीं चाहते? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं चाणक्य से। उनके बारे में जो बात मुझे हमेशा कमाल की लगती है वो ये है कि वो एक किंग मेकर थे, खुद राजा नहीं बनना चाहते थे। सही बात है। उन्होंने शासकों के लिए अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिखा जो कि एक तरह से स्टेट क्राफ्ट का मैनुअल है, लेकिन आम लोगों के लिए उन्होंने लिखी चाणक्य नीति। और यही फर्क बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र साम्राज्य चलाने के बारे में है जिसमें कठोर फैसले भी शामिल हैं, लेकिन चाणक्य नीति वो एक बेहतर, एक सफल और सम्मानित जीवन जीने के बारे में। और उसकी नींव क्या है? उसकी नींव दो चीजों पर टिकी है, धर्म यानी आपका सही आचरण और ज्ञान। चाणक्य के लिए असली ताकत किसी पद या पैसे से नहीं आती, बल्कि आपके चरित्र और आपकी समझ से आती है। बिल्कुल। तो फिर उनके हिसाब से असली दौलत क्या है? उनकी एक नीति है जो आज के जमाने में थोड़ी अजीब लग सकती है। हाँ, वो 3 रत्नों वाली। हाँ, वो कहते हैं कि इस दुनिया में असली रत्न सिर्फ 3 है, पानी, अनाज और मीठे शब्द। और बाकी सब पत्थर के टुकड़े। सोचिए, ये बात वो इंसान कह रहा है जिसने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये अजीब नहीं बल्कि बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि उनकी सोच का आधार क्या था। एक साम्राज्य भी तभी टिक सकता है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, जब लोगों के पास जीने के लिए जरूरी चीजें हों। और समाज में आपसी व्यवहार अच्छा हो। मीठे शब्द सिर्फ विनम्रता नहीं है, वो समाज को जोड़ने वाला गोंद है। चाणक्य जानते थे कि अगर ये बुनियादी चीजें नहीं होंगी तो कोई भी शक्ति, कोई भी साम्राज्य बिखर जाएगा। ये उनकी प्रैक्टिकल सोच को दिखाता है। एकदम। और इसी सोच को वो ज्ञान से जोड़ते हैं। एक नीति जो मुझे हमेशा याद रहती है वो ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं वो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हाँ, और ऐसा अनपढ़ बच्चा पढ़े लिखे लोगों के बीच ऐसा लगता है जैसे हंसों के झुंड में कोई बगुला आ गया हो। कितनी सख्त बात है ये। सख्त है, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझिए। चाणक्य के लिए ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं था, ये समाज की स्थिरता के लिए एक स्ट्रेटेजिक जरूरत थी। अच्छा। हाँ, एक अज्ञानी व्यक्ति समाज पर बोझ है, उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। इसीलिए वो एक और जगह कहते हैं कि ज्ञान एक छिपा हुआ खजाना है जो मुश्किल वक्त में आपकी माँ की तरह हिफाजत करता है। बिल्कुल। इसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। ये आपकी असली स्थायी शक्ति है। तो ये तो हुई धर्म और नैतिकता पर आधारित शक्ति की बात, लेकिन अगर हम आज की दुनिया देखें तो एक दूसरी विचारधारा भी है जो कहती है कि ताकत पाने के लिए इन सब उसूलों को ताक पर रखना पड़ता है। और यहीं पे रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर आती है ना? बिल्कुल। और ये किताब ये चाणक्य की दुनिया से बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। हमारे पास जो रेडिट की चर्चा है उसमें लोगों के रिएक्शंस देखने लायक हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं लोग? कोई इसे सोशियोपैथ बनने की गाइड कह रहा है तो कोई बुराई की बाइबल। मतलब लोगों में इस किताब को लेकर बहुत गुस्सा और एक असहजता है। पर ऐसा क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? क्योंकि ये किताब आपको ये नहीं बताती कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये बताती है कि दुनिया असल में चलती कैसे है। एग्जैक्टली। खासकर जहां शक्ति का खेल होता है। रेडिट थ्रेड में कुछ नियमों का जिक्र है, जैसे नियम 3 अपने इरादे छुपा कर रखो, ठीक है। या नियम 7 काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। अरे बाप रे। और नियम 14 एक दोस्त की तरह दिखो पर एक जासूस की तरह काम करो। ये बातें सुनकर ही लगता है कि ये चाणक्य के धर्म वाले सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ हैं। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ही अलग खेल है। लेकिन हमारे पास जो YouTube वीडियो है वो इसके एक नियम को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। नियम 43
लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो। हाँ, वीडियो बनाने वाले अपना एक निजी अनुभव बताते हैं जो बहुत दिलचस्प है। क्या था वो? वो बताते हैं कि उन्हें एक सरकारी दफ्तर से अपने फ्लैट की चाबी लेनी थी, लेकिन जो महिला क्लर्क थी वो उन्हें कई दिनों से टाल रही थी। ये तो होता है। उनकी दादी और पत्नी ने कई बार कोशिश की, लेकिन काम नहीं हुआ। क्लर्क का रवैया बहुत रूखा था। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 43वें नियम का इस्तेमाल किया। वो सीधे उस महिला के पास गए और कहा, मैडम, सच कहूं तो आपकी यहाँ बैठने की औकात ही नहीं है। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, जाहिर है। वो महिला चौंक गई और गुस्से में आ गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, उन्होंने अपनी बात पूरी की। अच्छा। आपका हैंडराइटिंग इतना कमाल का, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिजाइनर कैलीग्राफी कर रहा है। आपको तो आर्टिस्ट होना चाहिए था। ओहो। और बस यहीं पर पूरा खेल बदल गया। काम हो गया। जो काम कई दिनों से नहीं हो रहा था, वो अगले 2 मिनट में हो गया। उस महिला ने न सिर्फ तुरंत चाबी ढूंढ कर दी, बल्कि बहुत अच्छे से बात भी की। कमाल है। पर एक मिनट, क्या ये एक तरह की चालाकी या मैनिपुलेशन नहीं है? बिल्कुल है, और यही ग्रीन के नियमों का सार है। आपने किसी की भावना का फायदा उठाया? लेकिन वीडियो में एक जरूरी बात कही गई है। तारीफ सच्ची थी। उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने बस उस इंसान की सबसे गहरी जरूरत को पहचाना, सराहे जाने की जरूरत, और उसे संबोधित किया। ग्रीन ये नहीं कहते कि आप झूठे बने, वो कहते हैं कि आप इंसानी मनोविज्ञान को समझें और उसे अपने हक में इस्तेमाल करें। और वीडियो में ये भी बताया गया है कि राजनेता और बड़ी कंपनियां भी तो यही करती हैं। बिल्कुल, वे हमारे डर, हमारी उम्मीदों, हमारी असुरक्षाओं पर काम करती हैं ताकि हम उन्हें वोट दें या उनका सामान खरीदें। दूसरी तरफ ग्रीन है जो कहते हैं कि मीठे बोल बोलो क्योंकि इससे आपका काम निकल सकता है। मकसद बिल्कुल अलग है। भले ही तरीका एक जैसा लगे, पर क्या इनमें कोई और समानता भी हो सकती है, या ये दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े रहेंगे? मुझे लगता है कि सतह के नीचे इनमें कुछ गहरी समानताएं हैं। अच्छा। हाँ, दोनों ही दर्शन रणनीति इंसानी स्वभाव को बारीकी से देखने और दुनिया की हकीकत को समझने पर जोर देते हैं। फर्क बस नैतिक कंपास का है। चाणक्य आदर्शवादी थे, लेकिन मूर्ख नहीं। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब चाणक्य भी एक तरह से लोगों को पढ़ने की बात कर रहे हैं, बस उनका मकसद अलग है। कई उदाहरण हैं, जैसे चाणक्य जानवरों से सीखने की सलाह देते हैं, जो कि बहुत ही रणनीतिक सलाह है। एक नीति में वो कहते हैं कि कौवे से 5 बातें सीखो। क्या? छिपकर प्यार करना, दिलेरी, जरूरत की चीजें इकट्ठी करना, हमेशा चौकन्ना रहना और किसी पर आसानी से भरोसा ना करना। एक मिनट, किसी पर आसानी से भरोसा न करना, ये तो सीधे सीधे 48 लॉज ऑफ पावर के किसी नियम जैसा लगता है। लगता है ना? ये धर्म और मीठे बोल वाली छवि से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल। और यही चाणक्य की खूबी है। वो आपको सज्जन बनने को कहते हैं, लेकिन भोला बनने को नहीं। एक और उदाहरण लीजिए। वो कहते हैं कि जैसे सोने को 4 तरीकों से परखा जाता है, रगड़कर, काटकर, गर्म करके और पीटकर, वैसे ही इंसान को भी परखना चाहिए। हाँ, उसके त्याग, आचरण, गुण और कर्मों से। अब ये क्या है? ये दूसरों का एक बहुत ही ठंडा रणनीतिक मूल्यांकन है। तो चाणक्य भी आपको दुनिया की कठोर सच्चाइयों के लिए तैयार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको बुरे लोगों को पहचानना भी आना चाहिए। और इसे समझने के लिए उनकी एक नीति सबसे बेहतरीन है। कौन सी? वो कहते हैं कि एक ही स्त्री को एक योगी सिर्फ एक शरीर के रूप में देखता है, एक वासना में डूबा हुआ आदमी उसे वासना की वस्तु के रूप में देखता है, और एक कुत्ता उसे मांस के एक टुकड़े के रूप में देखता है। चीज एक ही है, लेकिन देखने वाले के नजरिए और इरादे के हिसाब से उसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। एग्जैक्टली। अब बात पूरी तरह साफ हो रही है। रॉबर्ट ग्रीन के नियम भी इन्हीं नजरियों और इरादों को समझने और फिर उनका फायदा उठाने के बारे में है। हाँ, असली फर्क नैतिक दिशा का है। चाणक्य कहते हैं कि इन नजरियों को समझो ताकि तुम धर्म के रास्ते पर टिके रह सको और धोखे से बच सको। जबकि ग्रीन कहते हैं कि इन नजरियों को समझो ताकि तुम शक्ति हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सको। तो एक तरफ चाणक्य है जो नैतिकता की नींव पर खड़े एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार हैं, और दूसरी तरफ ग्रीन है जो नैतिकता को एक तरफ रखकर सिर्फ शक्ति की रणनीतियों की बात करते हैं, जो हैं तो सच्ची पर सुनने में बहुत कड़वी लगती हैं। और यहीं पे रेडिट चर्चा का वो सवाल बहुत अहम हो जाता है। हाँ, कि क्या 48 लॉज ऑफ पावर जैसी किताब का कोई सकारात्मक इस्तेमाल हो सकता है? क्या इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? कई लोगों का मानना था कि हाँ, हो सकता है। वो कैसे? मतलब दूसरों का क्रेडिट चुराओ जैसी बात का अच्छा इस्तेमाल कैसे हो सकता है? इसका सीधा अच्छा इस्तेमाल शायद ना हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रक्षात्मक इस्तेमाल है। रक्षात्मक? हाँ, रेडिट पर कई यूजर्स ने कहा कि इस किताब को एक चेतावनी की तरह पढ़ना चाहिए। इसे इसलिए पढ़ो ताकि आप ये जान सको कि कोई और आपके ऊपर इन तरकीबों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब ये ज्ञान आपको मैनिपुलेशन से बचाने वाली एक ढाल बन सकता है। बिल्कुल,
जब आप जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है तो कोई आपको आसानी से मोहरा नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही जैसे उस YouTube वीडियो में सलाह दी गई थी कि जब कोई आपकी जरूरत से ज्यादा या अचानक तारीफ करने लगे तो सतर्क हो जाओ। हाँ, सोचो कि उससे आपसे क्या चाहिए हो सकता है, नहीं पड़ेगा कि दुष्टता काम कैसे करती है। उसकी रणनीतियां क्या होती हैं? हाँ, आप किसी चीज से तब तक नहीं बच सकते जब तक आप ये ना जानते हो कि वो चीज है क्या। इस लिहाज से रॉबर्ट ग्रीन की किताब एक तरह से आपको दुनिया के उस अंधेरे कोने को दिखाती है जिसके बारे में चाणक्य भी आपको आगाह कर रहे थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि चाणक्य का रास्ता खुद को ज्ञान और सद्गुण से बेहतर बनाने का है, जिसमें रणनीति का इस्तेमाल धर्म के दायरे में रह के किया जाता है। वहीं ग्रीन का रास्ता सीधे सीधे शक्ति हासिल करने और दूसरों पर बढ़त बनाने का है, जहां नैतिकता एक जरूरी शर्त नहीं बल्कि एक विकल्प है जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन या छोड़ सकते हैं। अंत में एक खुचार जो इस पूरी बहस को एक नए स्तर पर ले जाता है, चाणक्य की एक बहुत ही गहरी नीति है। बताइए। वो कहते हैं, एक राजा अगर संतुष्ट हो जाए तो उसका विनाश हो जाता है, लेकिन एक ब्राह्मण यानी विद्वान अगर असंतुष्ट हो जाए तो उसका विनाश हो जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सही रणनीति और सही मानसिकता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में आपकी भूमिका क्या है और आपके लक्ष्य क्या हैं। अच्छा। एक राजा का धर्म है कि वो हमेशा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए असंतुष्ट रहे। अगर वो संतुष्ट हो गया तो वो आलसी हो जाएगा और दुश्मन उस पर हावी हो जाएंगे। और विद्वान? लेकिन एक विद्वान का धर्म ज्ञान और शांति में संतोष खोजना है। अगर वो भौतिक चीजों के लिए असंतुष्ट और लालची हो गया तो उसका ज्ञान और चरित्र दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब असली शक्ति नियमों के किसी एक सेट को आंख बंद करके फॉलो करने में नहीं है? बिल्कुल नहीं। शायद असली शक्ति ये समझने में है कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं और आप किस स्थिति में हैं। और फिर ये तय करने में कि कौन से नियम उस स्थिति में लागू होते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति शायद ये चुनने की क्षमता है कि आप ये खेल खेलते हुए व्यक्तिगत रूप से किन नैतिक उसूलों पर टिके रहना चाहते हैं। क्या आप शक्ति का इस्तेमाल चाणक्य की तरह एक व्यवस्था बनाने के लिए करना चाहते हैं या फिर रॉबर्ट ग्रीन की कुछ नियमों की तरह सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए? ये चुनाव ही शायद सबसे बड़ी शक्ति है।